यस, लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे कि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, सो ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया है, क्लास देयर इज अ क्लास ए। क्लास ए में क्या है, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, उसमें हमने सिंपली वी हैव रिटन बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एंड वी हैव derived class B that has publicly inherited class B। क्लियर? तो क्लास B ने पब्लिकली इनहेरिट किया है क्लास B को। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड वी हैव डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास B। ऑब्जेक्ट किस क्लास का हमने बनाया है? B का। अब मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा? बेस क्लास का, और फिर किसका चलेगा? डिराइव्ड क्लास का। क्लियर? सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा और फिर डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। सो इफ आई एग्जीक्यूट इट, ठीक है, सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चला, देन डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। एनी डाउट? ओके, सो इफ आई हैव रिटन class C and it inherited public B, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया पब्लिक C out derived to derived class constructor। तो यहां अब आउटपुट क्या आएगी? अब मैंने किस क्लास का कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है? बी का, सॉरी ऑब्जेक्ट। तो अभी तो वही रहेगा ना, क्योंकि सी क्लास के ऑब्जेक्ट को तो कहीं यूज ही नहीं किया। लेट अस सपोज ऐसे होता COB, तो सबसे पहले किस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता? ए का, that is base class constructor, then derived class constructor, and then derived to derived class constructor। यहां पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया तो एरर है। यस, एनी डाउट? सो ये अब किस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है? मल्टीपल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, या हाइब्रिड इनहेरिटेंस है? एनीबॉडी? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल, पहले A से B तक, देन B से C। तो आपकी इनहेरिटेंस की वो कैसे गई इसमें? अगर आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देखोगे, जो कल करवाया था आपको, लास्ट लेक्चर में करवाया था आपको स्लाइड्स में, तो हमने क्या किया था? A to B and then B to C। ऐसी है ना, पहले क्लास A है, A से किसको इनहेरिट हुआ? B में। B से को किसने इनहेरिट किया? C ने। तो ये किसकी एग्जांपल हुई? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, सो ये तो हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात। अब बात करेंगे हम, दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ के डिस्ट्रक्टर इन क्लासेस में कैसे चलेगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं, मैसेज डिस्प्ले कर दूं,
एंड एल, और यहां पे भी कर दूं यस। तो अब कैसे चलेगा ये, अब कैसे चलेगा? सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा COB, सी क्लास का ऑब्जेक्ट, तो इसने किस क्लास को इनहेरिट किया? इसने, लेकिन ये क्लास ने अगेन इनहेरिट किया इस क्लास को। तो सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले होगा बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, देन डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, एंड देन डिराइव्ड टू डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। लेकिन डिस्ट्रक्टर के केस में उल्टा होगा, सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा D टू D क्लास डिस्ट्रक्टर, उसके बाद फिर डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर एंड देन बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, यहां देखो, यस, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो भाई? So if it is clear, then we will move to another example that is known as types of inheritance की थी हमने। तो उसमें था आपके पास, सेकंड एग्जांपल था आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है आपके पास? सपोज देयर इज अ क्लास C और इसने A क्लास को भी इनहेरिट किया है और B क्लास को भी इनहेरिट किया है। तो ये किसकी एग्जांपल होगी? मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो अब इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करके देखेंगे वो देखते हैं। यहां पर अब हमारे पास क्लास A है, देन यहां पर अब हमारे पास क्लास B है। अब इन दोनों क्लासेस को कौन सी क्लास इनहेरिट कर रही है? क्लास C। क्लियर? क्लास C पब्लिक A कॉमा पब्लिक B। तो अब जैसे मैंने COB करा तो क्या होगा? सबसे पहले किस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा? क्योंकि अब C क्लास ने तो दोनों क्लासों को इनहेरिट कर लिया, लेकिन जब कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर यहां पर लेफ्ट टू राइट चलेगा। पहले क्लास A का चलेगा जिसका भी नाम पहले लिखा है यहाँ पे, फिर क्लास B का चलेगा। तो डिस्ट्रक्टर के केस में उल्टा होगा, पहले तो चलो क्लास C का ही डिस्ट्रक्टर चलना है, फिर क्लास B का, फिर क्लास A का। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूं, यस, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। एनी डाउट? नो डाउट्स? तो ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात। तो लेट अस सपोज मैं अब यहां पर उल्टा कर दूं, पहले मैंने B कर दिया फिर A कर दिया, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? सबसे पहले डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर जो इसके कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है, फिर बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, देन डिराइव टू डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर अगेन ऑपोजिट ऑर्डर में चलेंगे, पहले D टू D क्लास डिस्ट्रक्टर, then base class destructor and then derived class destructor. Yes, any doubt? Clear? Yes sir. Okay. So next आपके पास जो एग्जांपल है इनहेरिटेंस की, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, that is known as hierarchical inheritance. अब hierarchical inheritance में क्या होगा आपके पास?
एक क्लास ए है, उसको क्लास बी ने भी इनहेरिट किया है, क्लास सी ने भी इनहेरिट किया है। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? क्लास बी, यहां पर पब्लिक ए, और यहां पर क्लास सी पब्लिक ए। तो अगर ये मेरा प्रोग्राम मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका प्रोग्राम की आउटपुट क्या आनी चाहिए? एनीबडी? इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आनी चाहिए? यस, सी ओ बी लिखा तो पहले सी क्लास में गया, सी क्लास ने किस क्लास को इनहेरिट किया है? ए को। तो पहले ए क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, मतलब बेस क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, फिर डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, मतलब डिराइव्ड टू डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर चलेगा। क्या इस केस में क्लास बी का कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा? यस या नो बताओ। क्या इस केस में क्लास बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? नो। नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी क्लास के कंस्ट्रक्टर का तो कोई रोल ही नहीं है। सी रोल ही क्लास नहीं का है। ऑब्जेक्ट बनाया सी ओ बी, यहां पर क्लास सी ने किस क्लास को इनहेरिट किया है? ओनली ए को। ए को सिर्फ। ठीक है, तो सिर्फ ए क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होगा। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, क्लियर? अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, पहले वो देखते हैं, फिर उसके और फंक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, अब व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस? जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का मिक्सचर हो या हाइब्रिड हो उसका स्ट्रक्चर। लेट अस सपोज उसमें क्या था, ए क्लास ए है, ए क्लास बी है, ए क्लास सी है, एंड क्लास डी। क्लियर? तो इसका सिंटेक्स कैसे होगा? पहले आपने क्लास ए डिक्लेयर की हुई है, ठीक है, फिर क्लास बी पब्लिक ए, इसको डिक्लेयर कर लिया, क्लास सी पब्लिक ए, इसको इनहेरिट कर लिया, देन क्लास डी पब्लिक बी पब्लिक सी। क्लियर? सो अब ये आपका सिंटेक्स हो गया। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेट अस सपोज मैंने यहां पर प्रोटेक्टेड या पब्लिक कुछ भी लगा लो, मान लो पब्लिक है। अब जो इंट ए है, इस क्लास का डेटा वेरिएबल ए, ये बी में भी इनहेरिट हो गया और सी में भी इनहेरिट हो गया। मान लो स्टार्टिंग में ए में इसकी वैल्यू थी 0, बी में इसकी वैल्यू कर दी 9, सी में इसकी वैल्यू कर दी 12। अब जब डी में जाएगा तो ये कैसे इसको एक्सेस करे? क्योंकि अब डी के पास एक तो ए की वैल्यू बी के थ्रू 9 आ गई और सी के एक सी क्लास के थ्रू ए आ रहा है 12। तो ये किसकी वैल्यू लेगा? तो यहां पर एम्बिग्यूटी आएगी। तो ये जो एम्बिग्यूटी है पहले कैसे आएगी उसको हम देखते हैं, फिर इसका सोल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। देखो मैं जो बात अभी आपको यहाँ पे समझाई है, लेट अस सपोज यहां पर एक वेरिएबल है इंट ए, उसकी वैल्यू हमने मान लो इसके कंस्ट्रक्टर में a इक्वल टू 0 कर दी। ठीक है, इसको पब्लिक कर दें हम या प्रोटेक्टेड कर दें ताकि ये डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल हो। प्राइवेट होगा तो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो यहां पर मैंने इसको कर दिया a इक्वल टू 20, यहां पे कर दिया
a इक्वल्स टू 80, ठीक है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सिंटैक्स भी चाहिए। क्लास बी ने पब्लिक ए किया, क्लास सी ने भी पब्लिक ए किया, यहाँ मैंने कर दिया a इक्वल्स टू 65। अब एक क्लास आपने और डिक्लेयर की, और वो इनहेरिट कर रही है क्लास डी पब्लिक बी पब्लिक सी, और उसमें मान लो चलो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर तो है नहीं, उसमें हमने डिक्लेयर नहीं किया स्पेसिफिक, एक फंक्शन ले लिया void display cout। तो अब यहाँ एरर आनी चाहिए कि उसको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि वो क्लास बी के थ्रू ए की वैल्यू आ रही है या क्लास सी के थ्रू आ रही है। तो इफ आई हैव रिटन हेयर डी ओ बी, मतलब डी क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या होगा, सबसे पहले इसकी बेस क्लास, इसकी बेस क्लास कौन सी है, बी क्लास भी इसकी बेस है और सी क्लास भी इसकी बेस है। तो पहले क्या होगा, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, देन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। क्लियर। लेकिन इन दोनों क्लासेस ने पहले किस क्लास को किया हुआ है इनहेरिट, ए को, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो सी आउट ए पे एरर आया। एरर किस बात का आया कि अगर मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग इसकी एरर विंडो को लेकर आऊं, रेफरेंस टू ए इज एम्बिग्यूअस, रेफरेंस टू ए इज एम्बिग्यूअस। तो अब यहां पर जो ए को रेफरेंस किया है इसमें क्या है, एम्बिग्यूटी है। क्यों एम्बिग्यूटी है, क्योंकि एक ए आपको बी के रास्ते से आया, एक ए आपको सी के रास्ते से आया। क्लियर। तो वहां पे एम्बिग्यूटी है। तो अब इस एम्बिग्यूटी को रिमूव कैसे करें, हाउ टू रिमूव दिस एम्बिग्यूटी। तो जनरली हम क्या करते हैं, एनीबॉडी जब ऐसे एम्बिग्यूटी हो, आपने किया हुआ है, जरा रिकॉल करो कि अब हमें ये नहीं पता चल रहा ये ए किस क्लास का है, तो अब हमें क्या करना चाहिए यहां पर, एनी गैस। डिलीट कर देंगे। कैसे डिलीट कर देंगे? डिलीट यार ये कोई सोल्यूशन थोड़ी हुआ। अगर डिलीट कर दिया तो ए की वैल्यू को रेफर कैसे करोगे, हमें चाहिए ए की वैल्यू। तो क्या करते हैं जब हमें स्कोप का नहीं पता चलता ये किस क्लास को रेफर कर रहा है, वी यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हम सिंपली लिखेंगे बी स्कोप रेजोल्यूशन ए। तो अब कौन से ए की बात हो रही है, जो क्लास बी के रास्ते से आया। क्लियर। यस, ये समझ रहे हो। देखो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर दो बारी कॉल हुआ, क्यों हुआ, पहले क्लास बी के लिए बेस क्लास उसके लिए चला, फिर क्लास सी के लिए। इस बात का ध्यान रखना स्पेसिफिकली, ठीक है। देन डी टू डी क्लास कंस्ट्रक्टर, ये तो ऐसे ही चलना था। अब हमने इससे वैल्यू वो डिस्प्ले नहीं करवाई, तो ओबी डॉट डिस्प्ले नाम का फंक्शन लो। तो अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमने बी वाली वैल्यू रखी है, तो बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में कितनी वैल्यू सेट की थी, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 20। ठीक है, तो अब वैल्यू कितनी आएगी, 20। दो बार आ गया ये। यहां आ गया ना 20, ये देखो। क्लियर।
एनी डाउट? यस, कोई डाउट नहीं यहां तक? अगर मुझे सी क्लास वाले ए की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? सी स्कोप रेजोल्यूशन ए, तो वैल्यू कितनी आ गई? 65। यस, एनी डाउट? सो दैट इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। देखो अब एक कॉन्सेप्ट इसमें रह गया है आपका इनहेरिटेंस में, कि हम अगर ये कह दें कि हमें स्कोप रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, सिर्फ एक कॉपी आए हमारे पास। जैसे यहां पर क्या हो रहा था, अब यहां पर ए था, इस रास्ते से आया, ए के इस रास्ते से आया। अब हम कहते हैं कि हमने तो जी कॉपी एक ही रखनी है, एक ही। तो देयर इज अनदर मैकेनिज्म कि चाहे पहले बी में जाए चाहे सी में जाए, तो जिस क्लास को भी बाद में उसने किया जैसे स्टैटिक में होता है वैसे रहे। तो यहाँ पर एक कीवर्ड यूज किया जाता है वर्चुअल। तो वो वर्चुअल वाला जो कीवर्ड है उसमें इनहेरिटेंस कैसे यूज होगी, जब हम वर्चुअल फंक्शन करेंगे तब उसी के साथ में मैं इसका बता दूंगा। ठीक है, उसके बिना आपका इनहेरिटेंस का ये कंप्लीट है। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। नो डाउट? सो shall we move forward to function overloading? So देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरराइडिंग है, वर्चुअल फंक्शंस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, ये सारी की सारी आपकी पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करती है। सो नाउ द थिंग इज, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म? देखो, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। सिंगल ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट कह लो, सिंगल थिंग मल्टीपल फॉर्म्स, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो C++ में पॉलीमॉर्फिज्म में आपकी एग्जांपल अगर मैंने देनी हो तो लेट अस सपोज एक फंक्शन है void show, ये कह रहा है सी आउट हाय। एक है void show int a, ये कह रहा है सी आउट a। तो फंक्शन नेम इज सेम, मतलब फंक्शन नेम इज सेम, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? डिफरेंट। तो मतलब सिंगल थिंग मल्टीपल फॉर्म्स, तो इसको क्या बोला गया है? हमने पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये अभी हम प्रैक्टिकली भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी हमने थ्योरेटिकली देखना है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग मेनी फॉर्म्स, मतलब मैंने बता ही चुका हूं ये बात। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म as the ability of a message to be displayed in more than one form. Clear? ठीक है, तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है, लेकिन लाइक अ मैन एट अ सेम टाइम इज अ फादर, हस्बैंड एंड अ एम्प्लॉय। लेकिन इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना आपने, सिंपली जैसे मैंने आपको बताया है वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है। सो अ सेम पर्सन, यस सर अभी जो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं सर, उसमें ई बॉक्स के हिसाब से सर 3 टॉपिक्स हुए ना सर, एक वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। यार ई बॉक्स, हाँ सर ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर क्लासेस तो डिस्ट्रक्टर कंप्लीट। और इनहेरिटेंस बस सर। हाँ हाँ, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस, और बाकी देखो सिलेबस के हिसाब से आपका स्टैटिक भी हो गया है, इनलाइन फंक्शंस। ई बॉक्स के हेडिंग के हिसाब से ये 3 हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अभी हमने डिस्कस ना की हो। ठीक है, सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद आपका जो मैं पीछे सिलेबस स्कैन करूंगा और जो चीज मिसिंग होगी वो हम उसको कर लेंगे। सो तो अभी ई बॉक्स ना टच करें। नहीं, ई बॉक्स तो करो, क्यों नहीं करना?
किसने बोला ई बॉक्स नहीं करना? वो तो लैब में ई बॉक्स ही कर रहे होगे। देखो इंपॉर्टेंट थिंग के सारी जो आपकी इवेल्युएशंस हैं वो ई बॉक्स के ऊपर हैं। उसके इन्वायरमेंट से फेमिलियर होने में कम से कम 1 वीक लगेगा आपको। आपने शायद देखा भी होगा। सर फर्स्ट सेमेस्टर में था ई बॉक्स। नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में तो था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा ऊपर हैश इंक्लूड डोनर डॉट सीपीपी भी आपको इंक्लूड करना पड़ा। कोई प्रोग्राम बनाए हैं ई बॉक्स के ऊपर? यस और नो बताओ। अगर नहीं बनाया तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा कि ई बॉक्स को कैसे चलाना है। नहीं बनाया सर। हाँ, साफ साफ बोलो प्लीज, क्योंकि आपके 2 लैब्स तो मेरे पास हैं तो उनमें स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो अगर ई बॉक्स को आपने टच नहीं किया है और इवेल्युएशन के टाइम पर ई बॉक्स आ गया, ये चाहे जितना मर्जी आता हो लॉजिकली, आपको ई बॉक्स पर करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? उसके एनवायरनमेंट से मैं फिर बोल रहा हूँ कि फेमिलियर आप नहीं हो पाओगे इतनी जल्दी। सो स्टार्ट डूइंग इट। स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं थे, तो फिर उनका आईडी उनका ई बॉक्स पे अकाउंट चला नहीं? मैंने नो कल सर, पासवर्ड नहीं पता। मैं शेयर भी करूंगा। मैंने कल आपके सीआर को भी बोला था कि जिनका ई बॉक्स का अकाउंट एक्सेस नहीं है वो मेरे को सीधा व्हाट्सएप करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा इस बात के लिए। सभी को इन्फॉर्म कर दो, जो भी स्टूडेंट्स है, किसी को ई बॉक्स का में UTA 018 का कोर्स एक्सेस नहीं हो रहा, डायरेक्टली टेक्स्ट मी। ओके सर। ओके, तो वरना तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको एक्सेस कैसे करना है वो मैं आपको वैसे गो टू सर, यूर। कुछ को तो जो जनरली जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो यही प्रॉब्लम आ रही है कि उसे एक्सेस कैसे करना है। बाकी जो न्यू है उन्हें नहीं पता, क्योंकि उनका पहले कोई पासवर्ड नहीं था, उनका पहले नहीं, account पासवर्ड तो अभी आपके LMS पे आप गए हो? सर मैं सीआर हूँ, मुझे किसी ने बताया था जो न्यू स्टूडेंट है, तो मुझे आइडिया नहीं है। न्यू स्टूडेंट को भी मैं बता रहा हूँ। लेट अस सपोज आप LMS पे गए, जो भी ई बॉक्स के रिलेटेड, अगर फिर भी नहीं चला तो फिर मेरे पास आओ आप। ये आई हैव ओपन्ड, यहां पर देखोगे आप, लिखा हुआ है ना कि फॉर दिसंबर टेस्ट एडमिशन, यूजर नेम क्या है? कैपिटल TU फॉलोड बाय योर रोल नंबर। पासवर्ड क्या है? कैपिटल TU फॉलोड बाय योर रोल नंबर। बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो इसको प्लीज विजिट करो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कि यहाँ पर इसको भी विजिट करो बार बार। यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स पड़े हैं यहाँ पर, ये देख रहे हो पूरे सिलेबस के जो ई कंटेंट है। तो ये तो आपको मतलब कि क्योंकि LMS पे तो आपको अब इंफॉर्मेशन है, मेरे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मैं साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग से जिनको प्रॉब्लम है वो इसको देख सकते हैं। ये सारे 5 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पर ही दिए हुए हैं। सो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करोगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इस बार आपका कोर्स ये टफ होने वाला है, बिकॉज मैनी ऑफ द नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड क्लासेस, उनके लिए ये कोर्स नहीं रहा। सो डू नॉट एक्सपेक्ट के इजी क्वेश्चंस आएंगे। सो प्लीज डू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। ठीक है, चलो अब मैं, किसी को और कुछ पूछना हो? यस, ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में है। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखो, लास्ट टाइम थ्योरी क्वेश्चन आया था ये 5 मार्क्स का, कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है,
सो अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा कि हमने लेट अस सपोज दो फंक्शन सेम नाम से है, किस फंक्शन को कॉल किया है उस टाइम का आपको कब पता चल गया? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ओनली। मतलब आपको पता है कोड लिखा हुआ है कि अब कौन सा चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा? जनरली यूजिंग पॉइंटर्स। आपके पास पॉइंटर होगा, पॉइंटर को आपने मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट की, तो आप पहले बता ही नहीं पाओगे कि एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन के अब इसने चलना है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब जो मैंने बोला है कि हमें एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन पता है, तो उसको चीज को हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, कि अब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कौन से फंक्शन को बाइंड किया जाएगा कोड में चलाने के लिए, तो उसको अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। अर्ली बाइंडिंग रेफर्स टू द इवेंट्स दैट अकर्स एट कंपाइल टाइम। जो भी कंपाइल टाइम पे इवेंट्स होंगे उनको अर्ली टाइमिंग बोला जाएगा। अर्ली क्यों? क्योंकि पहले से ही मालूम है। ठीक है, सो अर्ली बाइंडिंग में क्या है कि आपके पास जो भी नॉर्मल फंक्शन कॉल्स हैं, ओवरलोडेड फंक्शंस, ओवरलोडेड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग अभी हम करेंगे। मेन एडवांटेज क्या है अर्ली बाइंडिंग का? क्योंकि फास्ट है। क्यों? आपको सारा कुछ पहले से पता है, तो रन टाइम पे तो सिर्फ आपने एग्जीक्यूट ही करना है। ठीक है, लेकिन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा? मेमोरी आपको लेट बाइंडिंग होगी क्योंकि पॉइंटर्स का यूज होगा, तो फंक्शन कॉल्स आपकी कंपाइल टाइम पर तक नहीं पता चलेंगे। और इसमें एक चीज और होगी कि ये यूजुअली हम वर्चुअल फंक्शंस से अचीव करते हैं। जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है हम जनरली वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू अचीव करेंगे। ठीक है, वर्चुअल फंक्शंस क्या है वो आगे आपको आया जाएगा। अब देखो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का डिसएडवांटेज क्या है कि ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से स्लो है, लेकिन इनका एक एडवांटेज है। द मेन एडवांटेज टू लेट बाइंडिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। Unlike early binding, late binding allow you to create programs that can respond to events occurring while the program executes without having to create a large amount of contingency code. अब इसका मतलब क्या है? एक तो बात है कि लेट बाइंडिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी भी टाइम पर आप कोई मर्जी फंक्शन कॉल कर सकते हो। और लेट बाइंडिंग से होगा क्या? वन मोर थिंग, कि जैसे थापर यूनिवर्सिटी का पहले, थापर इंस्टीट्यूट का पहले नाम थापर यूनिवर्सिटी था, बाद में ये अपडेट हुआ। लेकिन थिंक ऐसे करो कि अगर अर्ली बाइंडिंग होती तो आपने एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ही पता था और उसके बाद चेंज हो गया। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ही पता है तो क्या होगा? आपको थापर यूनिवर्सिटी ही मिलेगा। लेकिन लेट बाइंडिंग में क्या होगा? थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा, तो अपडेट वर्जन मिलेगा उसका। ठीक है, तो इसमें आगे यही बताया हुआ है, वर्चुअल फंक्शंस आर यूज्ड टू अचीव लेट बाइंडिंग। तो इसको अगर मैं थ्योरेटिकली देखना चाहूं तो इसमें आपने दो चीजें मेन देखनी है अगर डिफरेंस पूछा जाए। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में अर्ली बाइंडिंग होगी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में लेट बाइंडिंग होगी। सेकंड केस में सारा कुछ कंपाइल टाइम पे पता है। ठीक है, उसमें कंपाइल टाइम पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। एग्जांपल्स क्या हैं अर्ली बाइंडिंग की? फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल क्या है? वर्चुअल फंक्शंस। ठीक है, अर्ली बाइंडिंग का एडवांटेज क्या है? फास्ट है। लेट बाइंडिंग का एडवांटेज क्या है? मोर फ्लेक्सिबल है। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, मैंने अब समराइज करके भी आपको बता दिया। एग्जाम में अगर आप इतना भी लिख दोगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें कोई डाउट हो? नो डाउट? ओके, सो अब हमारे पास जो आगे हमने करना है दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग का मैं आपको एक सिंपल कोड बता देता हूं, आप मेरे को बताओगे कि अब क्या होगा।
आपके पास एक फंक्शन है void show int a, अब मैंने मेन में कॉल ऐसे किया, तो कौन क्या इसकी आउटपुट आएगी? एनीबडी? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया कमेंट, अब मैंने कर दिया शो 5.5, अब क्या आएगा अभी? डबल नंबर। डबल नंबर। तो यहां पर हमने बेसिकली क्या किया है? फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन का नेम क्या है? शो, दोनों में क्लियर। लेकिन यहां पर आपने क्या किया? इंट ए और डबल ए में ये डिफरेंस था, तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट में डिफरेंस था, तो आपका ये शो हो गया। अब सेकंड देखो, इसको नेक्स्ट लेक्चर में तो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अभी आप सुन लो इसको। यहां पर मैंने लिख दिया और यहां पर है मेरे पास इंट ए। तो पहले में मैंने लिखा यहां पर कॉल किया शो 5,7, तो क्या कौन सा कॉल होगा? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, क्योंकि इसमें कितने आर्गुमेंट्स हैं? 2 आर्गुमेंट्स है ना, तो वही कॉल हो गया। क्लियर? 2 आर्गुमेंट्स थे तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये तो चलो ठीक है। लेट अस सपोज मेरे पास ऐसा हो अब कौन सा चलेगा भी? हाय। नहीं, अब मेरा कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि वो बता ही नहीं पाएगा कि अब एक्चुअली आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव नहीं हुई। क्यों? जब आप फंक्शन कॉल करते हो, क्या आपको रिटर्न टाइप से कोई लेना देना होता है? तब नहीं। तो अब इसको क्या मालूम कि ये वॉइड शो चला है या इंट शो चला है? तो यहां पर एम्बिग्यूटी आएगी, इट इज नॉट द केस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का केस नहीं है। क्लियर है या नहीं? बोलो यस और नो। क्योंकि यहां पर क्या किया है हमने? इंट शो और वॉइड शो दोनों में कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं होने। तो अगर मैंने इंट शो को, लेट अस सपोज मैं अभी इसको क्या कर देता हूं, कमेंट कर दिया मैंने, तो अगर मैं शो करूंगा तो हाई प्रिंट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं इसको वो कर दूंगा कमेंट और इसको नहीं किया, तो अभी ऐसे शो किया, तो क्या कोई एरर देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये भी चल नहीं था। चाहे रिटर्न 4 है, हमने उसको स्टोर नहीं करवाया, वो अलग बात है। ठीक है, तो कंपाइलर अगर आप दोनों को कमेंट नहीं कर रहे और एज इट इज चला रहे हो, तो इस केस में क्या देंगे? एरर। क्योंकि कंपाइलर को जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वॉइड शो की बात कर रहे हो या इंट शो की। तो अगर रिटर्न टाइप डिफरेंट है फंक्शन की,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? सर एक बार फिर से बताना। बता देता हूं। यहां पर क्या है, void शो, यहां पे क्या है, int शो। इन दोनों फंक्शन को अगर आपने कॉल करना हो मेन में, कैसे करोगे बताओ, जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था। और शो शो कॉल के बाद करोगे। पैरेंथेसिस, ऐसे ही करोगे। हाँ हाँ ठीक है, दोनों को। तो कंपाइलर को अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये किस शो की बात कर रहा है, ये मेन वाला। रिटर्न टाइप से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर यहां पर आपने इंट लिखा होता, इंट ए, ठीक है, तो अब मैं ऐसे शो लिखता तो कौन सा चलना था, ये वाला, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं था। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स से तो या टाइप ऑफ आर्गुमेंट से तो फंक्शन ओवरलोडिंग की जा सकती है, लेकिन रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन से कभी फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, यस सर। अगर डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यस, एनी अदर डाउट? सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू।